बैठ जाए, क्या हुआ? स्क्रीन्स ऑन है ना दोनों? अच्छा, हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, हमने क्या पढ़ा था। फॉर्म्स हम क्यों बनाते हैं हमारे वेब पेज के अंदर? किससे? यूज़र से कोई भी डेटा कलेक्ट करना है जो विजिट कर रहा है हमारी वेबसाइट को, उसको विजिटर बोलते हैं। अगर उससे कोई डेटा लेना है तब भी हम फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। डेटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और फॉर्म एक फील्ड का भी हो सकता है। जिस तरह सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास सबने देखा हुआ है वो ये है, ठीक है। एक फील्ड है और एक बटन है, अपनी क्यूरी लिखें, इंटर करें, सर्च करके ला देगा। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स कहाँ होते हैं? जब आप कहीं कोई, अगर किसी ने कोई फॉर्म फिल किया हो गवर्नमेंट के, उसके लिए, जॉब के लिए, उसके लिए, तो लंबा सा एक फॉर्म होता है, ठीक है। तो वो भी फॉर्म होता है। और अब जो है ना डिफरेंट टाइप्स के और फॉर्म आ गए हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि वो आपसे लगता है कि क्वेश्चन कर रहे हैं और आप आंसर दे रहे हैं, इस तरह वो आपका डेटा कलेक्ट कर लेता है। वो भी हम देखेंगे आज क्लास में कि वो फॉर्म्स किस तरीके से होते हैं। अच्छा, फॉर्म में हमने टेक्स्ट एरिया पढ़ लिया था, राइट। इनपुट टाइप भी पढ़ लिया था, रेडियो। अच्छा, रेडियो बटन किस लिए यूज़ होता है जी? सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना हो तो हम रेडियो बटन लगाते हैं, ठीक है। अगर मल्टीपल चाहिए तो फिर हम चेक बॉक्सेस लगा देते हैं। अच्छा, ठीक है, हमने यहीं तक पढ़ा था, चेक बॉक्सेस तक। तो दूसरा हमारे पास है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास डिफरेंट होती है, लाइक अगर कोई में दराज है हमारे पास, ठीक है, मे बी यहाँ पे पूछे या लॉग इन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये है, इसको मैंने कहा बाय नाउ। अच्छा, ये मुझे लॉग इन करने का कह रहे हैं। खैर, ये भी एक फॉर्म है, राइट, जिस पे मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ। अच्छा, फॉर्म हमारे पास ये भी फॉर्म है, ठीक है। अभी मैं ऑर्डर पे चला जाता हूँ। अजान होने दो। अब बताइएगा, नहीं हो रही? इधर नज़र आ रहा है आप लोग को? जिनको पीछे हो गई, चलें। अच्छा, फॉर्म है, उसी तरीके से हमने फॉर्म बनाया। एक्शन में हमने एक कोई यूआरएल दे दिया, ठीक है, और सिलेक्ट, और हमने डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए इसमें, ठीक है। इसे हम जिस तरह यूएल का टैग था ना, हमने अंदर एलाइज दिए थे, सेम इसी तरह सिलेक्ट का भी टैग है, लेकिन इसका भी नेम है। नेम जिस तरह हमने प्रीवियस क्लासेस में नेम दिया था इनपुट को, तो सेम इसी तरीके से इसका भी एक नेम है। नेम क्या है? डिवाइसेस, और इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आईपॉड, रेडियो और कंप्यूटर। हम जो भी सिलेक्ट करेंगे वो एक ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। नेम इनका यही रहेगा, और वैल्यू यहाँ से चली जाएगी। वैल्यू ये भी हो सकती है, वैल्यू रेडियो भी हो सकती है, और वैल्यू कंप्यूटर भी हो सकती है, ठीक। और व्यू देखना है तो इस तरीके से हमारे पास व्यू आएगा, ठीक है। फिर स्क्रीन चली गई क्या है? अच्छा, अच्छा, इसके अंदर एक सिलेक्टेड का भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। बाकी वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होती है, और नेम भी पता है। वैल्यू और नेम पता है ना, फॉर्म इनपुट में भी थी वैल्यू और नेम। नेम हमारे पास सेम रहता है, और वैल्यू जो चेंज हो सकती है। जो भी आप फॉर्म में एंटर करेंगे हर दफ़ा नई वैल्यू आएगी, लेकिन कुछ केसेस में वैल्यू सेम रहेगी, जिस तरीके से ये है, ठीक है। इसकी वैल्यू आईपॉड है,
तो सेम ही रहेगी ना, यूज़र के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी डिवाइस ऐड कर सके। जो हमने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इसी में से बताना है, ठीक है। और ज़्यादातर आप देखेंगे ये जिस तरह कंट्रीज़ होते हैं, सिटीज़ होते हैं, उसके अंदर ये यूज़ हो रहा होता है। अब कंट्रीज़ हैं डिफरेंट, तो ये सारी लिस्ट इसके अंदर आ जाती है, सिटीज़ आ जाते हैं, तो इस तरीके से ये होता है। फिर हम आगे जाके देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इसके अंदर ये जो ऑप्शंस है ना, इनको हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक कर सकते हैं। डायनेमिक मतलब कि अभी 3 आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक और सिलेक्ट बॉक्स बनाया जिसके अंदर से मैं कंट्री सिलेक्ट करता हूँ। अब हर कंट्री के अपने अपने सिटीज़ हैं, तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या करेंगे कि हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे और नीचे ऑटोमेटिकली जो दूसरा बॉक्स होगा उसके अंदर उसी के सिटीज़ आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सिलेक्टेड क्या करेगा, सिलेक्टेड वही काम करेगा जो रेडियो बटन में हुआ था, चेक बॉक्स में चेकड हुआ था, इसमें क्या होगा, सिलेक्टेड। सिलेक्टेड को ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं इधर लिख दूं सिलेक्टेड तो क्या होगा, देखते हैं। रेडियो आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर मैं इधर से उठा के इसको ये कर दूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली पहला ऑप्शन क्या होगा, कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जिसके थ्रू आप सिलेक्टेड को यूज़ करते हैं। अगर आप सिलेक्टेड नहीं लगाएंगे तो क्या आएगा, आईपॉड जो पहले नंबर पे होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अगर सिलेक्टेड लगा देंगे तो वो फिर वही आएगा। मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्सेस, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास सिलेक्ट है, ठीक है, और उसके अंदर ऑप्शंस हैं और सेम ही है, ठीक है। इसके अंदर क्या डिफरेंट है हम देख लेते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यू कैन अलाउ यूज़र टू सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम द लिस्ट बाय एडिंग अ मल्टीपल एट्रीब्यूट विद द वैल्यू ऑफ मल्टीपल। ओके, तो इसने एक चीज़ ऐड करी है जो कि है मल्टीपल के नाम से इधर, ठीक, और आपने साइज़ इसका 3 रखा है। तो हम बस इसको कॉपी करते हैं, साइज़ को और मल्टीपल को, बाकी सब कुछ आई गेस सब सेम ही है, और इधर ऐड कर देते हैं इसके अंदर साइज़ 3 और मल्टीपल। देखते हैं ये काम करता है या नहीं, ठीक है। ये मल्टीपल ऐसे सिलेक्ट होगा, कैसे, कंट्रोल पकड़ने से हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, फिर आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत रेयर है जो कि ये यूज़ होता है, ठीक है। ये आपको कहीं नज़र भी नहीं आएगा ऐसे यूज़ हुआ हुआ, ठीक है। और डिफरेंट आपके पास होते हैं मल्टीपल चेक बॉक्सेस, जब हम बूट स्टेप पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे, ठीक है। वही तो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत रेयर है, ठीक है। इसमें हमें देखना पड़ेगा, मोबाइल में कंट्रोल का नहीं होता, लेकिन आप उसको ड्रैग करके या कुछ कर सकते हैं ना। तो अच्छा वो है, इसको मोबाइल में ट्राई कर सकते हैं। ये सिर्फ आप यहाँ देखें, ये यहाँ बता भी रहा है कि सिर्फ आप पीसी और मैकबुक के लिए कंट्रोल प्रेस करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें मोबाइल का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मोबाइल के लिए मे भी हम कोई और शो करवाएं, ठीक है, मोबाइल के लिए नहीं है ये। जी हाँ, नमाज का टाइम हो गया। परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट HTML मे बी PHP के अंदर हो जाए, ठीक है, एक्शन के थ्रू, और वो, लेकिन वो हमारा क्या कहते हैं, उस तरफ हमने जाना है नहीं। तो फॉर्म उठा लें, अच्छा ये उठा लें सर। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने मेथड को ऐड किया है पोस्ट के, ठीक है। उसके अलावा जहाँ सबमिट का बटन नहीं था वहाँ पे मेथड ऐड नहीं किया इन्होंने, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, हम देखेंगे, पोस्ट है, गेट है, और चीज़ें, ठीक है, वो कल देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एक प्रेजेंटेशन लाऊंगा या कोई मैं वीडियो ढूंढ लूँगा, ठीक है, उसके अंदर आपको इजीली चीज़ें समझ आ जाएंगी, गेट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं रिक्वेस्ट की, ठीक है। तो
हम देखेंगे ये। अभी इसको कॉपी करके देख लेते हैं कि क्या हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें। इनपुट है सिंपल, और उसका नेम है नेम, और टाइप क्या है इसकी, फाइल, ठीक है। और दूसरे जो हमने इनपुट्स पढ़े थे उसमें किसी की टाइप टेक्स्ट थी, किसी की टाइप पासवर्ड थी, और ईमेल भी हम देखेंगे, एक टाइप ईमेल भी होती है, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये आ रहा है चूज़ फाइल और अपलोड। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने आपका कंप्यूटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप ऑल फाइल्स है ना, ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो हम इसके अंदर जो है ना स्पेसिफिक फॉर्मेट्स को भी सेलेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे अपनी इमेज अपलोड कर रहे हैं, तो आपने गौर किया होगा या नहीं, लेकिन आप गौर कीजिएगा, जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे जो है ना ऑटोमेटिकली इमेजेस आएगी, ठीक है। क्योंकि वो अलाउ तो नहीं करते कि आप वहाँ पे वीडियो अपलोड कर दें, या फिर कोई आपका जिस तरह सॉफ्टवेयर्स की फाइल्स होती है ना एक्जी फाइल, आप वो अपलोड कर दो, वो अलाउ नहीं करेंगे, हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं, ठीक है। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, देखो ये सब खुल गया, अब इसमें वीडियोज़, हमें सिर्फ पिक्चर चाहिए, लोग वीडियोज़ अपलोड कर देंगे, ठीक है। जैसे ही वो अपलोड करेंगे तो हमारा सारी जो सेटिंग होगी, जो भी हमारी लॉजिक होगी, वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेशन लगा देते हैं, ठीक है, कि एक ही टाइप की फ़ाइल जो है ना वो अपलोड होनी चाहिए। हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से फ़ाइल अपलोड करवाएं और फिर जावास्क्रिप्ट में इसको चेक कर लें इसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। फॉर्मेट हम चेक कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में कि इसका फॉर्मेट अगर वीडियो है, अच्छा वीडियो में हमें सिर्फ MP4 चाहिए, और अगर इसके अलावा कोई और आ जाए तो उसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है, सिर्फ MP4 अपलोड करो। तो हम ये भी कर सकते हैं। अभी जिस तरह आप कोई फ़ाइल चूज़ कर लें, कोई इमेज चूज़ कर लें, ठीक है। इतना इसने हमें दिखा दिया कि आपने ये फ़ाइल अपलोड की थी, इसका नाम ये है पूरा, ठीक है। बस इसमें हम यही कर सकते हैं। अपलोड करते हैं तो देखो ये सबमिट होगा, ठीक है। सबमिट होके जो भी डोमेन था उस पर वो चला गया, ठीक। अब ये PHP है, ठीक है। PHP को यूज़ करने का अलग तरीका होता है, लेकिन हम इस कोर्स में मर्न स्टैक के बारे में पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इस वजह से हम PHP की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये जो बुक है ना, ये PHP को फॉलो करके ना चीज़ें कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी टाइप ये थी, और ये सबमिट बटन ऐड करना है आपने, ऐड करें, इनपुट टाइप टेक्स्ट दे दें, और सब्सक्राइब एक नेम दे दिया, ठीक है, जो कि और वैल्यू भी दे दी नेम, ठीक है। और इसका टाइप क्या कर दिया हमने, सबमिट जो हमने ऊपर बटन किया था ना, लेकिन हमने इसकी टाइप यहाँ पे भी सबमिट करी हुई और यहाँ पे भी, ठीक। तो होगा क्या, सबमिट पे जो भी एक्शन के अंदर वो URL लिखा होगा वो परफॉर्म हो जाएगा, ठीक। कोई सवाल है? अच्छा, अब हमारे पास एक बटन है, इमेज बटन, ठीक। इनपुट टाइप इसकी क्या है, ये देखिए, ये तो सेम है ना टेक्स्ट, इसकी इनपुट टाइप क्या आ रही है, टेक्स्ट आ रही है। और हमने सोर्स भी डाल दी इसमें, सोर्स में हमने क्या डाला हुआ है, इमेज को डाला हुआ है, और इसकी हाइट और विड्थ हमने सेट कर दी, ठीक है। ट्राई करते हैं। चलें इसको ट्राई करते हैं, ये चलेगा या नहीं। ठीक है, JPEG हो गई हमारी क्लास में, इसको ऐड करते हैं। ठीक है, ये सेव हो गई, लेकिन यार ये इसकी इमेज टाइप सही नहीं है। अच्छा, WebP फाइल है, ठीक है, इसको कर लेते हैं। बुक में क्या कह रहा है ये, बुक में कह रहा है कि आप एक इनपुट बनाएं और उसकी टाइप इमेज कर दें और उसमें सोर्स में इमेज डाल दें, ठीक। तो इसी को उठा लेते हैं हम लोग।
अच्छा, प्रिटियर यूज़ किया था किसी ने घर पे? किया था? कोड फॉर्मेटिंग हो रही थी? और वो सेफ पे लगाया था आप लोगों ने या फिर इसी तरह? वो नहीं आया? वो ज़्यादा अच्छा है ना यार, अगर वो आ जाए आप लोगों को, वो कैसे आएगा? ये देखो, आ गई इमेज। अच्छा यार, वहाँ पे तो ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। इसकी हाइट बढ़ा देते हैं ना थोड़ी सी। अब सही है हाँ, ठीक है। हमने क्या किया, इमेज लगा दी है। वो पूरा बटन का जो देखो, जो डिफ़ॉल्ट बटन है ना वो आपको इस तरीके से शो होगा, लेकिन जब आपने इमेज लगा दी ना तो इसका फॉर्मेट, इसमें इमेज आ गई, ठीक है, बटन इसके पीछे चला गया। अब आप कोई भी ईमेल लिखें यहाँ पे और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, जो भी हमने डोमेन नेम वहाँ दिया हुआ था वो यहाँ पे चला गया। अच्छा, अच्छा, विद हाइट और सारी चीज़ें आप दे सकते हैं इसके अंदर। कोई इशू है इसमें? सिंपल था ये। इमेज बटन लगाना है तो इस तरह लगेगा। अच्छा, अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं इनपुट टाइप हिडन, ठीक है। इनपुट टाइप हिडन क्या होती है, मतलब ये आपको फॉर्म पे नहीं दिखेगी, ठीक है। जिस पर आप टाइप हिडन लगा देंगे ना वो फॉर्म पर आपको नज़र नहीं आएगी। और इसका यूजेज क्या है वो देख लेते हैं। अच्छा, द बटन एलिमेंट वॉज इंट्रोड्यूस टू अलाउ यूजर्स मोर कंट्रोल ओवर हाउ देयर बटन्स अपीयर एंड टू अदर एलिमेंट्स टू अपीयर इनसाइड। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये देखो यहाँ पे एक बटन का अलग से क्या बन गया, एक पूरा टैग बना दिया इन्होंने, ठीक है। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बटन के अंदर इमेज भी लगा सकते हो और प्लस उसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब सेम है, इसने दोबारा से यहाँ पे क्या लगाई हुई है, ऐड इमेज लगाई हुई है प्लस की ना, तो हम एक और प्लस की इमेज उठा लेते हैं, ठीक है। इसको उठा लेते हैं। उसी तरह सेव इमेज करें, पीएनजी में सेव हो रही है, ठीक है। मैंने कोई फॉर्मेट्स बताए थे, किसी को याद है? जो दो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स हैं जो कि अब यूज़ हो रहे हैं, उसमें पीएनजी और जेपीजी नहीं था। और चलो एक भी याद है, ये काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना तो गूगल की तरफ से ना हमें एक एक हमारे पास क्या कहते हैं, एक टूल होता है, उसको हम कहते हैं लाइट हाउस, ठीक है। या लिख लें या कहीं रिमेम्बर, लाइट हाउस एक टूल होता है, ठीक है। लाइट हाउस कैसे होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होता है जब आप इंस्पेक्ट करते हैं ना, या व्यू पे सॉरी इंस्पेक्ट करेंगे आप, तो गूगल में ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल होता है। यहाँ पर नहीं है तो हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ये रहा, सॉरी इधर है, ये आ रहा है लाइट हाउस, ठीक है। ये लाइट हाउस टूल जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये करता क्या है कि ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो जब ये एनालाइज करेंगे पेज को, अभी तो पेज है नहीं कोई, तो हम इसको भी यूज़ करेंगे। मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूँ कि लाइट हाउस में ना जब आप किसी वेबसाइट को पूरा एनालाइज करते हैं ना, वो पूरी वेबसाइट के स्कोर बताता है कि इस वेबसाइट का क्या स्कोर है, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस और ये सारी चीज़ें। तो अभी हम लास्ट टाइम एक काम कर रहे थे अपनी वेबसाइट पे, तो उस पर स्कोरिंग आई थी, उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि किसी कुछ कुछ जगहों पे आपने जेपीईजी और पीएनजी की फॉर्मेट यूज़ किया है वो हटाएं, ठीक है। वो जो है ना पुराना हो गया और वो जो है ना उसका साइज़ भी ज़्यादा है और वो लोड होने में ज़्यादा टाइम लेता है, तो हम उसको हटा के वेब पी लगाएं या फिर जो दूसरे और फॉर्मेट्स हैं वो लगाएं, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट उसमें ये है कि गूगल अलाउ नहीं करता जेपीजी और पीएनजी को अपनी वेबसाइट में लगाने के लिए, ठीक है। अच्छा, छोटे आइकन्स के लिए तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। जो ये छोटे छोटे आइकन्स हैं ना
इनके लिए तो हम पीएनजी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या लोगो हो गया, ठीक है। लेकिन जो बड़ी इमेजेस होती है ना, जिस तरह अभी यही वेबसाइट खोलें आप, ये इसके अंदर जो इमेजेस है ना, ये हाई रेजोल्यूशन की हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो इमेज है इसकी रेजोल्यूशन हाई है ना, तो इसकी ये यहाँ पे जेपीजी जिस तरह लगाई ना, तो ये फिर वेबसाइट को लोड होने में इशू करेगी, सही है। इस तरह ये सारी इमेजेस है ना, तो ये हाई उसकी हैं, तो हम इसके अंदर जेपीजी नहीं यूज़ करते। ये एक रिफ्रेशर था, मैंने कहा चले आपको याद रहेगा। प्लस अच्छा, कोड देख लेते हैं, कोड में ये क्या कह रहा है। कोड में ये उसी तरीके से कह रहे हैं कि आप एक बटन बनाएं और उसके अंदर, अच्छा अब ये इसने यहाँ पे इमेज एक टैग डाला है, जो कि हमने इमेज का टैग पढ़ा हुआ है ना, वो डाला है इसने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने उसकी टाइप ही इमेज कर दी थी, तो ऑटोमेटिकली सोर्स वगैरह ये चीज़ें हमारे पास आ गई। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें क्या है कि एक बटन का टैग है और उसमें चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम अपनी इमेज डाल देते हैं प्लस की, ठीक है। देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। आ गई इमेज हमारी प्लस की, और ये बटन आपको इस तरह मिल नज़र आ गया, ठीक है। सिंपल बटन ऐसा है, अगर आपने बटन के टैग के साथ लगानी है तो फिर आप इमेज लगा लो और टेक्स्ट भी डाल दो उसके अंदर, ठीक है। कोई इशू? अच्छा, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक और इनपुट है जिसका टाइप क्या है, हिडन है, ठीक है। और उसके अंदर बुक मार्क्स और लिरिक्स हैं। अच्छा, कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जो पे आगे जाके आपको जो है ना फॉर्म के अंदर कुछ चीज़ें हिडन रखनी होती हैं, ठीक है। वो आप अपनी लॉजिक के लिए रखते हो, और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं हम एक प्रैक्टिस करेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो देखें मैंने यहाँ पे ऐड के बाद एक और इनपुट ऐड किया है, लेकिन ये किसी को नज़र नहीं आ रहा, हिडन है, ठीक। अगर इंस्पेक्ट करना है तो इंस्पेक्ट करके हम देखते हैं कि अवेलेबल होगा या नहीं होगा, मे बी उसके अंदर ये नज़र आ जाए, बट आई एम नॉट श्योर। ये देखो ये आ गया नज़र, ठीक है। लेकिन इसकी आपकी प्रेजेंस यहाँ पे कहीं नहीं है, क्योंकि इसको हमने छुपाया हुआ है। और इसकी हम वैल्यू जो होती है ना, इस वैल्यू को हम यूज़ करते हैं अपनी डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट लॉजिक्स के लिए, और कोई भी हो सकती है वो लॉजिक, ठीक है। अभी बहुत सारी लॉजिक्स हैं, कोई एक स्पेसिफिक यूजेज नहीं है इसका, ठीक है। तो हिडन रहेगा ये, और मे भी आप इसके क्लिक के ऊपर इसकी वैल्यूज़ चेंज करते रहें, ठीक है। और इसके अंदर कुछ और वैल्यू स्टोर करवा लें, फिर इस वैल्यू को आप यूज़ कर लें आगे, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई सवाल नहीं है, फिर हम लेबल्स पे आ जाते हैं। फॉर्म में लेबल्स कैसे देने हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर्म्स अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जिस तरह हम इसको खोलें, अच्छा ये हमारे पास फॉर्म्स आ रहे हैं ना डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर लेबल नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है। वरना होता ही है कि लेबल ऊपर आ जाता है और चीज़ें आ जाती हैं डिफरेंट, कोई और वेबसाइट्स ढूंढ लेते हैं, जिस तरह ये आ गया, ठीक है। इसके अंदर ये लेबल्स आ रहे हैं, मे बी इन्होंने किसी और तरीके से लेबल्स दिए हों ना, इन्होंने लेबल्स यूज़ किया, ठीक है। वरना हम पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर पैराग्राफ लिख दें और उसमें नाम लिख दें, लेकिन इन्होंने देखें लेबल यूज़ किया है, लेबल यूज़ किया और लेबल ऊपर दे के नीचे आपने जो भी आपकी वो थी वो लिख दी, ठीक है। इससे ये क्या होगा, यूज़र को दो तरीके हैं, या तो आप प्लेस होल्डर दे दें, इन्होंने क्या दिया हुआ है, प्लेस होल्डर दिया हुआ है, जिसके अंदर ईमेल एड्रेस और ये चीज़ें आ रही हैं, आप क्लिक करते हो आपको पता चलता है अच्छा यहाँ पे ईमेल एड्रेस है। या फिर जो ये वाली एग्जांपल है इसके अंदर प्लेस होल्डर नहीं है, ऊपर उन्होंने नाम दे दिया। वो अब वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा डिज़ाइन मिला और आपने उसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास दोनों हैं। अब देखो ये इन्होंने दिया एज का लेबल दे दिया और साथ में जेंडर का लेबल दिया और मेल और फीमेल कर दिया, ठीक है। और कोड अगर आप देखेंगे तो आपको ये इस तरह नज़र आएगा, लेबल एज और उसके अंदर ही इनपुट दे दिया, फिर सेम जेंडर, फिर इनपुट दिया, और उसी तरीके से ये आगे चल रहा है। इसी को उठा लेते हैं हम लोग,
लेबल दिया है और इनपुट है और ये इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास व्यू आ गया एज का और इस तरह ये व्यू आ गया। इसी का क्वेश्चन है लेबल एज और उसी के अंदर हमने इनपुट डाल दिया, फिर हमने इनपुट दिया, फिर नीचे हमने लेबल दे दिया और फिर हमने इस तरीके से लेबल दे दिया। कोई इशू है किसी को? नहीं? इसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास, जिस तरह फॉर का एट्रीब्यूट है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे देखे ये फॉर का एट्रीब्यूट दिया हुआ है और सामने आपने ये भी दी हुई आईडी भी। आईडी क्या होती है? आईडी तो हमने यूज़ की है ना, आईडी कहाँ यूज़ होती है HTML में? आईडी नहीं पता यार, हमने असाइनमेंट तो किया था, भूल गए? एंकर टैग का किया था ना, उसमें आईडी लगाई थी हमने। जो न्यू कमर्स हैं उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने उनको तो पता है ना कि आईडी हमने क्यों लगाई थी। तो बस उसी को यूनिक करने के लिए हमने लगाई है, ठीक है। क्यों आईडी लगाई है? देखो इसका नेम क्या है, नेम तो सेम रखा हुआ है, हमने दोनों का नाम जेंडर ही है, ठीक। लेकिन यूनिक करना था तो हमने क्या लगा दी? आईडी से हमने यूनिक लगा दिया। अब ये यूनिक हो गया, ठीक है। वैसे यूनिक नहीं होगा, अगर इसको हटा दोगे तो दोनों सेम हो जाएंगे। आगे जब जाओगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू ना, दोनों को आप रीड करना चाहोगे तो आप क्या करोगे? अच्छा नेम से रीड करोगे, नेम तो दोनों ही नेम जिनका जेंडर है, तब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने आईडी लगा दी और फीमेल और वो मेल अलग अलग कर दिया, सही। और जो फॉर का है वो बुक में लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। The four attribute states which form control the label belongs to. Note how the radio button use the ID attribute. ठीक है, तो the value of ID attribute uniquely identify element from all other element on a page. ठीक है, ये तो वही है कि ID के थ्रू आप क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा ये दो हमारे पास तो हैं लेकिन नेम सेम है, आईडी अलग अलग है, तो आप इजीली गेट कर सकते हो। आईडी का बस ये याद रखिएगा वो यूनिक होती है, ठीक है। तो जब यूनिक होती है तो आईडी अगर मेल है तो एक ही दफ़ा आएगी और फीमेल है तो एक ही दफ़ा आएगी। ये नहीं हो सकता कि मैं एक और जेंडर बना दूं यहाँ पे मेल और उसकी भी आईडी सेम रख दूं, हो ही नहीं सकता। आईडी हमेशा यूनिक होती है। आईडी को आप ऐसे सोच सकते हो, आपका एनआईसी हो गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया, वो सब चीज़ें यूनिक है, तो उस बेस पे हम चीज़ें सेट करते हैं, ठीक है। तो आईडी फीमेल है यूनिक है, मेल है यूनिक है। और फॉर क्या करता है? फॉर एट्रीब्यूट विच फॉर्म कंट्रोल लेबल बिलोंग्स टू, बस हमें ये बताता है फॉर का एट्रीब्यूट के जो आपका फीमेल है ये लेबल जो है किससे बिलोंग करता है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? फीमेल, तो फीमेल से बिलोंग करता है। इसका लेबल, ये जो लेबल है किससे बिलोंग करता है? मेल से, बस इसके लिए। ग्रुपिंग फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक। अच्छा हम ग्रुप करके भी फॉर्म एलिमेंट्स बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। हमारे पास फील्ड सेट और उसके अंदर लेजेंड जो है ना, दो हमारे पास टैग्स होते हैं, ठीक है। फील्ड सेट्स और तो इसमें होता ये है कि देखो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, हमने एक ग्रुप बना दिया फॉर्म का, ठीक है। अब आपके पास मल्टीपल फॉर्म्स हैं, मतलब एक ही स्क्रीन पे मल्टीपल पोर्शंस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने अभी ये कॉन्टैक्ट डिटेल का रखा है, लेकिन इसमें ये भी हो सकता है बायोडेटा लिखें अपना, एड्रेस। बायोडेटा में फिर क्या होगा? नेम होगा, फादर नेम होगा और डेट ऑफ बर्थ होगी, उसको हम अलग कर देंगे इसके थ्रू, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई हैं तो हम इसको अलग कर देंगे। तो हम फील्ड सेट के थ्रू हम कर सकते हैं। अच्छा कोड कैसे लिखेंगे? देखें, फील्ड सेट का टैग लगाया और ऊपर हमने क्या लगाया? लेजेंड लिखी। लेजेंड जो लिखेंगे ना वो देखें इस बॉर्डर के जो ऊपर वाला पार्ट है उसके अंदर इस तरह सेट होके आएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास लेबल है, इनपुट और देन टाइप है, ठीक है। सब कुछ सेम ही अंदर, लेबल, इनपुट और ऊपर सिर्फ लेजेंड और फील्ड सेट को हमने चेंज किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ और आप लोगों को पता है कोड आप लोगों ने डाउनलोड किया था घर जाके, हो गया था सबसे डाउनलोड? किसी को कोई इशू तो नहीं आया उस लिंक से? जिप करके किया था ना?
ये देखें, इसने बॉर्डर भी दे दिया खुद ही, और ये जो था फील्ड सेट किया और लेजेंड दिया, कॉन्टेक्ट डिटेल्स और नेम, मोबाइल और ये सब चीज़ें दे दी। ठीक है, लेजेंड किसी ने अगर वो एक्सेल में पढ़ा हो, कहीं पढ़ा है लेजेंड एक्सेल में? नहीं पढ़ा? ग्राफ्स में होते हैं ना यार लेजेंड्स, मतलब ऊपर टॉप में डिफाइन करने के लिए होते हैं लेजेंड्स। ठीक है, देखिएगा दोबारा जाके, आप लोग को समझ आएंगी चीज़ें। और मैप, ओ चार्ट्स, चार्ट्स में होता है ना। अच्छा, 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस कर लें इसकी। ठीक है, फिर हम फॉर्म वैलिडेशन पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, तो जब तक इसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, 24 हो रहे हैं, 35 पे दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 10 मिनट है आप लोगों के पास। और जो न्यू कमर्स है ना, वो ये लिंक है, मैं एयरफोर्स शेयर पे शेयर कर देता हूँ लिंक गिटअप का, तो अपने पास खोलें, उसके अंदर प्रीवियस क्लासेस का कोड भी होगा और बुक भी होगी, वो डाउनलोड कर लें, जिप बना के मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ अपने पास, ये वेबसाइट खोलें airforshare.com। ठीक है, इस पर मैं ये लिंक शेयर कर देता हूँ, ये सबके पास लिंक आ जाएगा। ठीक है, airforshare.com, सही है, ये खुल रही है सबके पास? जो न्यू कमर्स हैं वो देख लें, बाकी तो अपना काम कर लें। ये लिखे ना ऊपर, एयरफोर्स नहीं आ रहा? एयरफोर्स खोलें, नहीं आ रहा? करेगा, रिफ्रेश करें ज़रा। नहीं यार, रिफ्रेश करें, आपको आ जाएगा। अच्छा देखें, जब ये लिंक खुल जाएगा तो इधर आ जाइएगा, और ये जो कोड है ना, ग्रीन बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करें और डाउनलोड जिप कर लें। सही है, डाउनलोड जिप कर लोगे, ये आपके पास पूरा फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा जिसके अंदर कोड है। सही है, आप लोगों का। जो न्यू कमर्स पुराने वालों के साथ बैठे हुए उनकी हेल्प कर दें। ये लिंक नहीं खुल रहा? खुल गया ना? बस डाउनलोड कर दें, ये डाउनलोड हो जाएगा। आप लोग जल्दी से प्रैक्टिस कर लें। जी, स्क्रीन इसका बहुत फ़ायदा है, इससे ये होगा कि आप क्लास पर ध्यान दोगे। यहाँ देखो ना, यहाँ भी देख सकते हो ना। सही है, उसको बाद में। अच्छा, फॉर्म वैलिडेशन क्या चीज़ होती है, किसी को आइडिया है कोई आइडिया? अच्छा, फॉर्म वैलिडेशन जो होती है ना, वो हम डेटा को क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये है, अब कोई यूज़र नेम लिख रहा है और पासवर्ड नहीं लिख रहा है और बटन को सबमिट कर रहा है, तो हम उसको कोई मैसेज दिखाते हैं। मैसेज दिखाते हैं कि देखें आप इसको फिल करेंगे तभी हम लॉगिन कर सकते हैं, अगर पासवर्ड नहीं लिखेंगे तो हम लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसके ऊपर वैलिडेशन लगा देते हैं कि ये रिक्वायर्ड है। ठीक, इस तरह बहुत सारी वैलिडेशंस होती हैं। कुछ वैलिडेशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें मैक्सिमम लेंथ डिफाइन की होती है। ठीक है, कि यूज़र नेम
मैक्सिमम या फिर मिनिमम लेंथ डिफाइन की होती है कि 5 करेक्टर्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। 3 करेक्टर्स का कोई ऐसा नेम है नहीं, पाकिस्तान में कोई ज़्यादातर होते नहीं है, तो हम एक लिमिट लगाते हैं कि 5 का होना चाहिए, और मैक्सिमम लेंथ भी लगा सकते हैं कि 50 से ज़्यादा ना हो, कोई पूरे अपने ख़ानदान का वो ना नाम लिखना शुरू कर दे, ठीक है। उसका फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा इसलिए नहीं है कि लोग क्या करेंगे, जो यूज़र्स होंगे वो पूरा पूरा पैराग्राफ कॉपी करेंगे, यूज़र नेम की फील्ड में डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। उससे क्या होगा, जो हमारा बैकएंड पे हमने डेटाबेस रखा हुआ है उससे क्या होगा, हमारा सारा डेटा करप्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा यूज़र नेम तो किसी का होता ही नहीं है। तो जो यूज़र होता है ना, वो आप चाहता है कि आपकी वेबसाइट ब्रेक हो जाए। यूज़र से पहले जो आप काम कर रहे होते हैं ना, तो एक टेस्टर्स भी होते हैं, ठीक है, उनको QAs कहते हैं ना, तो वो आपकी चीज़ को यूज़र के पास जाने से पहले टेस्ट करते हैं। तो जब वो टेस्ट करते हैं ना, तो वो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। तो कभी वो पासवर्ड में चेंज चेक करेंगे कि पासवर्ड एम्प्टी तो नहीं जा रहा, या पासवर्ड की लेंथ बहुत बड़ी हो गई है, यूज़र नेम की लेंथ छोटी हो गई, वो सब चीज़ें चेक करते हैं। आप कहीं भी जाएंगे अच्छी जगह पे, वहाँ पे QA रखे होते हैं, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी जगह पे जा रहे हैं आप, तो वहाँ QA नहीं रखेंगे, क्योंकि उनका बजट नहीं होता इतना, तो वो बोलते हैं जैसा है अब जाने दो, ठीक है। तो जब अच्छी कंपनी में आप जाते हैं या अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो, तो वहाँ पे QAs होते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो भी चेक करते हैं, और आप अपनी तरफ से भी इंश्योर करते हो कि ख़राब डेटा ना जाए, ठीक है। उससे होता क्या है कि आपका डेटा ख़राब होगा। तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, जो हमारे पास फॉर्म होता था प्रिंटेड फॉर्म में, उसमें तो हम वैलिडेशंस नहीं लगा सकते, या लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, प्रिंटेड फॉर्म में वैलिडेशन नहीं लगा सकते। हाँ, जैसे ये एक फॉर्म है, ओहो, प्रीव्यू कर लेते हैं इस टेम्पलेट को। अच्छा, अगर आपके पास पेज पे एक ये फॉर्म आया है, तो उन्होंने तो लिमिट डिफाइन कर दी है ना, या नहीं करी डिफाइन? अब इससे ज़्यादा तो आप आगे नहीं लिख सकते, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ लिमिट डिफाइन की हुई है। फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस के लिए भी इतनी लिमिट डिफाइन की हुई है। होम एड्रेस देखो, सिटी एक छोटा नाम होता है, तो उन्होंने छोटी वो रख दी, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम मैन्युअली जब हम फॉर्म बनाते थे ना, तो वहाँ भी वैलिडेशंस लगाते थे। तो सेम वैलिडेशन हमारे पास जब हमने इसको डिजिटलाइज किया है, कंप्यूटराइज फॉर्म में लाए हैं, तब भी हमें लगानी होती है, ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये HTML हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाते हो ना कंप्यूटर में, और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, सिर्फ HTML तो नहीं है। HTML तो वेब पेजेस के लिए होती है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो फॉर एग्जांपल स्कूल का आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो जो कि वेब बेस नहीं है, ठीक है। जब वेब बेस नहीं होता ना, तो फिर उसमें HTML यूज़ नहीं होती, कोई और लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। अगर वेब बेस हो तो फिर HTML ज़रूर यूज़ हो रही होगी, कोई और लैंग्वेज यूज़ हो रही है, तो उसमें भी वैलिडेशंस लगती हैं, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि डेटा ख़राब आए हमारे पास। डेटा ख़राब आएगा तो डेटाबेस जल्दी भर जाएगा, सही है, जल्दी भर जाएगा तो सिस्टम भी बैठ जाएगा फिर, ठीक। तो फिर उस डेटा को सही करने के लिए भी टाइम लगता है। तो हम वेरीफाई करते हैं चीज़ें अपने फ्रंट एंड पे, जो फ्रंट एंड है, और फिर जब आप सबमिट करते हो ना, फिर इसकी जो फील्ड्स जाती हैं, डेटा जाता है बैक एंड पे, जो सर्वर होता है, ठीक है, जहाँ पर डेटाबेस में सेव करने से पहले डेटा कहाँ जाता है, सर्वर के पास। फिर सर्वर का काम होता है सेव करना। सर्वर भी वैलिडेशंस करता है, ठीक है, चीज़ें चेक करता है कि यूज़र नेम की लेंथ बहुत बड़ी तो नहीं हो गई है, या पासवर्ड, जो हमने पासवर्ड की एक पॉलिसी रखी थी, पॉलिसीज़ होती है लाइक पासवर्ड के अंदर आपने अल्फ़ाबेट्स डालने, ठीक है, नंबर भी डालने, और स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ना आपके कीबोर्ड पे, @ एक्सक्लेमेशन मार्क, वो लोग बोलते हैं कि ये भी डालें, ठीक है। तो पूरी पॉलिसी भी चेक होती है, वो बैकएंड पे भी कर सकते हो, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू बैकएंड पे जाने से पहले भी आप चेक करके यूज़र को कह सकते हो कि भाई इसको चेंज करो, ठीक है। आई समझ में वैलिडेशंस क्या होती हैं? डेटा को वैलिडेट करना अपने हिसाब से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यूज़र नेम दिया हुआ है कि 50 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो, तो वो 50 से जैसी ज़्यादा होगा तो आपने उसको क्या करना है, जिस तरह हमने मैक्सिमम लेंथ पढ़ी थी, तो हम अगर लगा देंगे तो यूज़र वो एंटर कर ही नहीं सकता, ठीक। अच्छा,
यूज़र कर सकता है या नहीं कर सकता? फॉर एग्जांपल मैं इंस्पेक्ट करूं और वैल्यू चेंज कर दूं, मैक्सिमम लेंथ की 100 कर दूं, तो फिर तो यूज़र कर सकता है ना यूज़र। तो फिर हम कहाँ पे वैलिडेशन लगाते हैं? जब बटन पर सबमिट करते हैं ना, तो पहले जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन लगा लेते हैं, ठीक है। वरना ऐसा होगा कि उसने, अगर आपने 50 लगाई हुई, यूज़र ने इंस्पेक्ट किया, वहाँ से वैल्यू चेंज करी, अब वो 100 से ज़्यादा चली गई, उसने 1000 इंटर कर दी और आपने भी वैलिडेशन नहीं लगाई हुई, बैकएंड पे भी नहीं लगी हुई, तो डेटा कहाँ चला गया? डायरेक्ट डेटाबेस में, और डेटाबेस का काम हो गया, ठीक है। हैकर्स जो होते हैं वो इस तरह भी चीज़ें, आपकी अगर सिस्टम को बिठाना होता है तो वो इस तरह के काम भी करते हैं, ठीक है। तो आपने हर जगह से सिक्योर करना होता है अपनी एप्लीकेशन को, ठीक। कोई सवाल? अच्छा, ये कह रहा है कि यू हैव प्रोबेबली सीन फॉर्म्स ऑन द वेब दैट गिव्स यूजर मैसेजेस। अच्छा, जो वो कह रहा है कि आपने कुछ फॉर्म्स देखे होंगे कि जो यूजर्स को मैसेजेस देते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? कि हम डेटा को फिल करें करेक्टली, या फिर इधर सिलेक्ट करें, इधर सिलेक्ट नहीं करना, सारी चीज़ें जो मैसेजेस मिल रहे होते हैं वो क्या कहलाती है? फॉर्म वैलिडेशंस, ठीक है। अब कोई आपसे पूछेगा कि फॉर्म वैलिडेशन क्या होती है, आप लोग HTML पढ़ रहे हैं तो बता देंगे? बता देंगे? 2 बंदे बताएंगे बस। ये कोर्स जब एंड होगा ना, तो आपको बाहर से एक बंदा आएगा जो इंटरव्यू लेगा, उसको आप पास करोगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए मैं आप लोग को ये चीज़ें जो है ना याद करवा रहा हूँ। ये चीज़ें तो याद करने वाली भी है ना कुछ, तो कि फॉर्म वैलिडेशन क्या होती हैं और डिफरेंट चीज़ें, तो ये तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इससे कोड का कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है जो सब पता होनी चाहिए। अच्छा, कह रहा है कि ट्रेडिशनली फॉर्म वैलिडेशन हैज़ बीन परफॉर्म यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ट्रेडिशनली का मतलब है पहले, HTML5 से पहले हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेशंस परफॉर्म करते थे। फॉर एग्जांपल अभी जो ये मैसेज आ रहा है ना, ये मैसेज नहीं आता, ठीक है, आप सबमिट कर देते, फिर वो उसको पता चलता अच्छा खाली पासवर्ड भेजा, वो फिर आपको मैसेज शो करवाता। लेकिन यहाँ अब HTML5 में ना हमारे पास फॉर्म वैलिडेशंस भी आ गई हैं, ठीक है। कैसे आ गई हैं वो हम देखते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें सारी लिखी हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, ये वही है, ठीक है। क्या करता है? रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क सर्वर हैज़ टू डू, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से 2 चीज़ें वेरीफाई कर ली और डेटा भेज दिया, आपने फ़िल्टर करके डेटा भेज दिया, तो अब सर्वर को ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। और ये भी करता है कि यूज़र को बता देता है कि प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म के अंदर, ठीक है, और उधर ही वैलिडेशन परफॉर्म करके सर्वर पे भेज देता है। वरना होगा क्या है कि यूज़र अपना डेटा डालेगा, सबमिट करेगा, सर्वर के पास जाएगा, फिर उसके बाद मैसेज आएगा और ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इसमें क्या चेंज नज़र आ रहा है? सिर्फ रिक्वायर्ड का चेंज है, ठीक है, बाकी वही है। देखो लेबल भी है इसके अंदर वैसे ही, इनपुट टाइप भी वैसे ही, सब कुछ, सिर्फ रिक्वायर्ड का टैग हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, सही। क्या डिफरेंट है? सिर्फ रिक्वायर्ड का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा, मैं सबमिट करता हूँ, आपको क्या कह रहा है? प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ये पूरा डिफ़ॉल्ट मैसेज है, ये हमने कहीं कोड में नज़र आ रहा है आपको? कहीं नहीं आ रहा ना नज़र? ये HTML5 का बैकएंड पे जो भी था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने कहा ठीक है, हम इसको फिल कर देते हैं। वो अब कह रहा है प्लीज़ फिल दिस, ठीक। फॉर एग्जांपल हमने कहा इसको कर देते हैं, उसको रहने देते हैं, वो कहेगा पहले इसको भी फिल करें, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि पहले आप नीचे वाला कर रहे थे तो दोनों कर दिया, फिर एक को रिमूव कर दिया, सही। तो ये आपको बता रहा है कि ये रिक्वायर्ड हैं दोनों चीज़ें। अगर मैं एक चीज़ हटा दूँ यहाँ से, मतलब कि यूज़र नेम रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन पासवर्ड रिक्वायर्ड है, तो इसको हम खाली छोड़ देंगे और ये सबमिट हो जाएगा। हो गया सबमिट, नॉट फाउंड जो भी है। अगर हम इसको रखेंगे और इसको, क्योंकि रिक्वायर्ड तो ये है,
इसको कर दें और इसको रिमूव कर दें तब भी ये चला जाएगा, क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है। सही है, जो फील्ड रिक्वायर्ड होगी फॉर्म में वो ज़रूरी है सबमिट करते वक्त, तो वो आपको रिक्वायर्ड रखनी है। ठीक है, कोई इशू? जस्ट ये एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू ये मैसेजेस शो करती है ब्राउज़र ऑटोमेटिकली। अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेट का वो आ रहा है। ठीक है, तो इनपुट टाइप क्या आ रही है? डेट, और उसका नेम क्या आ रहा है? डिपार्ट। अगर कोई मतलब डेट यूज़र से लेनी हमने तो भी हम ले सकते हैं। HTML5 के अंदर ये भी हमारे पास फंक्शनैलिटी आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। सेम है, इनपुट टाइप हमने क्या चेंज कर दी? डेट। इसको टाइप डेट और टाइप सबमिट, और इसका नाम हमने क्या दे दिया? डिपार्चर, या फिर डिपार्ट दे दिया, डिपार्चर है वो। अब हमारे पास डेट का पूरा ऑप्शन खुल जाएगा। सही है। अच्छा, ये देखो, ये HTML5 का क्या है, हमारे डिफ़ॉल्ट आ रहा है। ठीक है, अब आपने देखे होंगे काफ़ी सारे होते हैं वो, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के होते हैं, कलर्स के होते हैं। ठीक है, फिर वही बात आ जाती है कि ये कोई CSS के थ्रू होता है या कुछ थीम हमने बनाई हुई होती है, उसके अंदर ये कलर्स आ रहे होते हैं। तो ये अभी देखो डिफ़ॉल्ट में ये ब्लू ही रहेगा। आप कोई भी डेट उठा लो और ये पूरा आपको कैलेंडर मिल जाएगा। बैक पे जाना है, बैक पे जा सकते हो, और सबमिट करोगे तो ये वही पिक करके डेटा ले जाएगा। सिर्फ टाइप आपने क्या डालनी है? डेट। अच्छा, फिर हमारे पास दो तरह की और टाइप है जिसको कहते हैं ईमेल और URL। ठीक है, ईमेल में तो आपको पता है ईमेल में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। किसी को आप ईमेल लिख रहे होते हैं तो क्या क्या ज़रूरी होता है? @ तो ज़रूरी होता है ना। स्टार्टिंग में आप कोई भी नाम लिख दें, @ और उसके बाद जो भी आपका फॉर्मेट है वो पूरा। ठीक है, हम देखते हैं ये कहाँ तक वैलिडेशन करता है ईमेल की। अच्छा, नीचे फिर वही सबमिट है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अच्छा, मैंने ईमेल लिखी और सबमिट की। क्या कह रहे हैं? @ डालें, @ डाल दें। अब कह रहा है कि डॉट मिसिंग है। ठीक है, मतलब @g ये चला जाएगा। ठीक है, @ के बाद कुछ होना चाहिए, ये वैलिडेट कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कुछ फ्लॉज भी हैं। क्या फ्लॉ है? .com या डॉट कुछ हमने नहीं डाला ना, वो चला गया। तो इतना हमें दे रहा है ये, फिर हम बाकी अपनी वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट के थ्रू या चेक करके हम लगा सकते हैं। सही है, लेकिन @ हमेशा होगा तो ईमेल वो कंसीडर करेगा कि ये ईमेल है, वरना ये उसको एज अ टेक्स्ट कंसीडर करेगा। ठीक है, @ के बाद कुछ भी आप दे दो और ये चला जाएगा। सही है। तो अब हम देखें डेटा को क्या कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने डेटा को फिल्टर कर रहे हैं। और फिल्टर करने के लिए कितनी सारी चीज़ें हमें सिर्फ HTML के अंदर ही दे दी हैं। फिर है हमारे पास URL। URL क्या होता है? ये URL है। ठीक, तो अभी वो कह रहे हैं कि अगर आप टाइप URL देते हो तो आपको क्या करेगा? अच्छा, URL हम इंटर करते हैं, इसको, इसकी टाइप हम URL दे देते हैं। ठीक है, और सबमिट कर देते हैं। टाइप दे दी URL और नेम हमने दे दिया वेबसाइट। सबमिट करेंगे तो चला गया। क्यों? रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको सबमिट चेक करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया इसने चेक? अब चेक कर रहा है। ठीक है, वरना खाली ये सबमिट हो रहा है। ठीक है, ये इसका बिहेवियर है। अब हमने लिखा, ये कह रहा है कि URL में
प्लीज़ इंटर यूआरएल, मैंने लिखा .com। अब कह रहे फिर भी प्लीज़ इंटर यूआरएल। फिर मैंने क्या किया, ये पूरा यूआरएल उठा लिया। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, HTTPS वगैरह जो भी है, इसको मैं कट कर देता हूँ। अब सबमिट करता हूँ। क्या कह रहा है, प्लीज़ इंटर यूआरएल। तो क्या मांग रहा है ये, स्टार्टिंग वाला जो है ना मांग रहा है ये, ठीक है। HTTP से गेट करेगा और चेक करेगा कि ये यूआरएल करेक्ट है या नहीं, ठीक है। अच्छा, सर्च इनपुट भी कर सकते हैं आप, ठीक है, और ये सिंपल है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स फॉर सर्च क्यूरीज, HTML प्रोवाइड्स अ स्पेशल सर्च इनपुट। चलें इसको देखते हैं। टाइप क्या है इसकी, सर्च, और सबमिट किया हुआ है, ऐसे और कुछ भी नहीं है। ठीक है, टाइप सर्च और ये सबमिट। अच्छा, इसमें ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको उस पर क्लोज का और ये बटन दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो खुलता है, अगर पहले से आप किसी ने सर्च किया हुआ है तो यहाँ पे जो ऑटो फिल की हिस्ट्री है ना, वो भी यहाँ पे शो करता है, ठीक है, सर्च बॉक्स में। तो अगर आपने कोई सर्च बॉक्स बनाना है, वेबसाइट्स में सर्च बॉक्सेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, देखे हैं किसी ने, नहीं देखे? ये देखो, इधर देखो, ये सर्च बॉक्स है, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट करके देखें कि इन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है। अच्छा, इन्होंने तो टाइप टेक्स्ट यूज़ की भी है, ठीक है। ये लोग अच्छा, ये वाली चल रही है, और इसको देख लो चुप करके। अच्छा, सर्च गूगल को देख लेते हैं यार, गूगल क्या कर रहा है, वो तो यूज़ नहीं कर रहे। ये तो टेक्स्ट एरिया यूज़ कर रहा है, सही है, ये देख रहे हो, इसने ये तो टेक्स्ट एरिया यूज़ कर रहा है, ये वो उसको यूज़ नहीं कर रहा, सही है। लेकिन ऑप्शंस हैं, यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, सही। और प्लेस होल्डर क्या होता है पता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था प्लेस होल्डर। किसी भी उसके अंदर प्लेस होल्डर चाहिए तो आप क्या करते हो, इसमें जाते हो, प्लेस होल्डर लिखो और आप दे दो सर्च हियर, ठीक है। यूज़र को लेबल के बगैर मैसेज मिल जाएगा। अगर मैं ये हटा दूं तो अब यूज़र को बगैर ऊपर देखे हुए मैसेज मिल जाएगा कि सर्च हियर, ठीक है। कुछ भी लिखा और सर्च कर दिया, बस इसके लिए होता है प्लेस होल्डर, सही। चलें, अब आप लोग का असाइनमेंट आ गया है, तो अजान कब होगी, 6 बजे। चलो स्टार्ट तो करो, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे ना इसको।